11 सेकंड में कंपनी पर साइबर अटैक होता है। इमेजिन दिस, सिर्फ 11 सेकंड। ये तो उससे भी फास्टर है जितनी देर में हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ऑनलाइन देखना क्या है। एग्जैक्टली और ये तो वो अटैक्स हैं जो रिपोर्ट होते हैं, कितने तो पता भी नहीं चलते। तो आज हम इसी अदृश्य दुनिया की खबरों को समझने वाले हैं। बिल्कुल। एंड है, अगर आप इस डिजिटल रेस में आगे रहना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए दोस्त। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा काफी डिटेल होने वाली है। सबसे पहले हम समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी आखिर है क्या। फिर हम 3 बड़े खतरों की गहराई में उतरेंगे, साइबर क्राइम्स, साइबर टेररिज्म और साइबर वॉरफेयर, मतलब द बिग 3। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया इन खतरों से निपटने के लिए क्या-क्या इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल मेजर्स ले रहा है और हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं। एंड फाइनली हम मीडिया और सोशल मीडिया के वो जो कहते हैं ना डबल एज्ड सॉल्ट वाले रोल को एनालाइज करेंगे इन इंटरनल सिक्योरिटी। सो रेडी फॉर दिस डीप एक्सप्लोरेशन? एब्सोल्युटली, लेट्स गो। चलिए। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। राइट। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? जब हम ये शब्द सुनते हैं साइबर सुरक्षा, तो क्या इसका मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना है या इससे भी ज्यादा कुछ है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे बस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तक ही सीमित समझते हैं। डेफिनेटली मोर। इसे ऐसे समझो जैसे हम अपने घर की सिक्योरिटी करते हैं। अच्छा। हम घर पे ताला लगाते हैं, है ना? वो हुआ आपके डिवाइस का प्रोटेक्शन, मतलब आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप। ठीक है, ये तो समझ आया। फिर हम सीसीटीवी लगाते हैं, कॉलोनी में गार्ड रखते हैं। ये हुआ नेटवर्क प्रोटेक्शन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस तक आ रही है या जा रही है वो रास्ता सिक्योर है। राइट। और कीमती सामान को हम लॉकर में रखते हैं। एग्जैक्टली वो हुआ आपका डेटा प्रोटेक्शन। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली हमारे डिजिटल वर्ल्ड का सिक्योरिटी गार्ड है, जो इन तीनों लेवल्स पर काम करता है, डिवाइसेस, नेटवर्क्स एंड डेटा। तो मतलब डेटा प्रोटेक्ट करना और नेटवर्क प्रोटेक्ट करना, इसमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? देखिए, नेटवर्क प्रोटेक्शन ये इंश्योर करता है कि कोई अनऑथराइज पर्सन आपके डेटा तक पहुंच ही ना पाए। ये पहली दीवार है। और डेटा प्रोटेक्शन, जिसे हम इंक्रिप्शन कहते हैं, वो ये इंश्योर करता है कि अगर कोई दीवार फांद भी गया तो भी वो डेटा को पढ़ ना सके। इट्स लाइक अ सीक्रेट कोड। इंटरेस्टिंग। और ये आईटी एक्ट 2000 जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? गुड क्वेश्चन। देखिए, लीगल डेफिनेशन के बिना आप क्राइम को डिफाइन नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते। आईटी एक्ट 2000 साइबर सिक्योरिटी को ऑफिशियली डिफाइन करता है कि कंप्यूटर डिवाइसेस, नेटवर्क्स और डेटा को अनऑथराइज एक्टिविटीज से सिक्योर करना। ये एक लीगल फ्रेमवर्क देता है, समझे? हाँ, मतलब ये रूल्स ऑफ द गेम सेट करता है। बिल्कुल। एक और सवाल, हम साइबर स्पेस को वर्चुअल डोमेन क्यों कहते हैं? व्हाट मेक्स इट वर्चुअल? क्योंकि इसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ये लैंड, सी या एयर की तरह नहीं है जिसे आप देख या छू सकें। ये एक मैन मेड डोमेन है जो पूरी दुनिया में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क से बना है। इसीलिए ये वर्चुअल है, पर इसका इम्पैक्ट एकदम रियल है। एक्सट्रीमली रियल। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपकी प्राइवेट फोटोज लीक हो सकती हैं, या देश का पावर ग्रिड भी बंद हो सकता है। सो टू समराइज फॉर एवरीवन, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, व्हाट आर वी प्रोटेक्टिंग? वी आर प्रोटेक्टिंग 3 थिंग्स: हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे मोबाइल और लैपटॉप, हमारे नेटवर्क्स जिनसे हम कनेक्ट करते हैं, और हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन जो सबसे वैल्यूएबल है। Perfect. Now pause and practice saying this part aloud. Cybersecurity refers to the protection of computers, networks, and information from unauthorized access, destruction, and disruption. इन शॉर्ट, साइबर सिक्योरिटी हमारे डिजिटल वर्ल्ड का इनविजिबल शील्ड है, समझे? समझ गए। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जिससे ये शील्ड हमें बचाता है, the digital underworld of cyber crimes. साइबर क्राइम्स, द डिजिटल अंडरवर्ल्ड। और ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता। फिशिंग, हैकिंग, स्कैम्स, ये अब एवरीडे रियलिटीज हैं। साइबर क्राइम्स मतलब वो अपराध जो या तो कंप्यूटर का यूज करके किए जाते हैं या जिनका टारगेट ही कोई कंप्यूटर या नेटवर्क होता है। मोटिव कुछ भी हो सकता है, पैसा, रिवेंज, लस्ट या जस्ट केओस। बिल्कुल। और इसका एक टेरिफाइंग रियल लाइफ एग्जांपल है 2024 में एम्स पर हुआ रैंसमवेयर अटैक। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा था। सोचिए, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल का सारा पेशेंट डेटा लॉक कर दिया गया और रैंसम मांगा गया। इट पैरालाइज्ड द एंटायर सिस्टम फॉर डेज। डॉक्टर्स के पास पेशेंट हिस्ट्री नहीं थी, अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे थे, केओस था। और ये पोस्ट कोविड तो और भी बढ़ गया है ना? हाँ, रिमोट वर्क, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पेमेंट्स। हाँ, अचानक से इन अटैक्स में 46% राइज हुआ है। क्रिमिनल्स भी वहीं जाते हैं जहां क्राउड होता है, और अब क्राउड ऑनलाइन है। तो ये क्राइम्स किन किन फॉर्म्स में आते हैं? फिशिंग और विशिंग तो काफी कॉमन है। हाँ, फिशिंग और विशिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक ईमेल से, दूसरा कॉल से, राइट? करेक्ट। फिशिंग इज फ्रॉडुलेंट ईमेल्स, मैसेजेस या वेबसाइट्स, आपको लगेगा कि आपके बैंक से आया है पर वो फेक होता है। और विशिंग इज फ्रॉड थ्रू वॉइस कॉल्स, मतलब वॉइस फिशिंग। फिर आता है हैकिंग, मतलब किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस। और आइडेंटिटी थेफ्ट। पोजिंग एज समवन एल्स ऑनलाइन, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके आपके दोस्तों से पैसे मांगना, फॉर एग्जांपल। और रैंसमवेयर अटैक्स तो सबसे खतरनाक लगते हैं। दे आर। ये एक मैलवेयर है जो आपके डेटा को लॉक कर देता है एंड डिमांड्स अ रैंसम, यूजुअली इन वर्चुअल करेंसी लाइक बिटकॉइन। जैसे WannaCry अटैक हुआ था, उसने दुनिया भर के लाखों कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया था। बट व्हाई डू रैंसमवेयर अटैकर्स डिमांड पेमेंट इन वर्चुअल करेंसी? बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस। ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जिससे अटैकर की आइडेंटिटी हिडन रहती है। मेक सेंस। और एक और टर्म मैंने सुना है, DDoS अटैक्स। DDoS यानी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसका एक सिंपल एनालॉजी है। मान लीजिए एक ही पिज्जा शॉप पर हजारों लोग एक साथ फोन करके उसे जैम कर दें। तो रियल कस्टमर का फोन ही नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। DDoS अटैक में हैकर्स एक वेबसाइट या सर्वर को मिलियंस ऑफ फेक रिक्वेस्ट से ओवरलोड कर देते हैं।
ताकि वो क्रैश हो जाए और लेजिटिमेट यूजर्स उसे एक्सेस ना कर पाएं। एक आम यूजर, फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट, DDoS अटैक से कैसे अफेक्ट हो सकता है? उनका फेवरेट गेमिंग सर्वर क्रैश हो सकता है। बिल्कुल, या एग्जाम रिजल्ट्स वाली यूनिवर्सिटी वेबसाइट क्रैश हो सकती है। इम्पैक्ट बहुत वाइड होता है। भारत में जोमेटो डेटा ब्रीच हुआ था, 17 मिलियन यूजर्स का डेटा चोरी हुआ। What was the real world risk for those users? रियल वर्ल्ड रिस्क बहुत बड़ा था। वो डेटा जिसमें नेम्स, ईमेल आईडीज एंड पासवर्ड्स थे, डार्क वेब पर बेचा जा सकता था। उससे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती थी, बैंक अकाउंट्स कंप्रोमाइज हो सकते थे। ये तो बहुत सीरियस है। हल्दीराम, एयर इंडिया, बर्गर सिंह, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, और इकोनॉमिक लॉसेस तो हैं ही। एवरेज रैंसमवेयर अटैक कॉस्ट 35 करोड़ इन इंडिया, पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और डिसरप्शन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज का कॉस्ट तो हम मेजर भी नहीं कर सकते। लीगली IT एक्ट में इसके लिए क्या प्रोविजंस हैं? आईटी एक्ट में स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। सेक्शन 66B फॉर स्टोलन डिवाइस, 66C फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, 66E फॉर प्राइवेसी वायलेशन, 67 फॉर एक्सप्लिसिट मटेरियल, 67B फॉर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। लेकिन एक फेमस सेक्शन था 66A, जिसे सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन कर दिया था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। हाँ। सो टेल मी मोर अबाउट सेक्शन 66A। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्बिट्ररी क्यों कहा? क्योंकि सेक्शन 66A की लैंग्वेज बहुत वेग थी। वो कहती थी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो अनोयंस या इनकन्वीनियंस कॉज करे वो क्रिमिनल ऑफेंस है। अब अनोयंस तो बहुत सब्जेक्टिव है ना? हाँ, किसी को एक जोक अनोइंग लग सकता है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि ये फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट डालता है। लोग कुछ भी ऑनलाइन शेयर करने से डरेंगे, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इंटरेस्टिंग। तो अब प्रैक्टिस का टाइम है। प्रैक्टिस सेइंग द नेम्स ऑफ 5 साइबर क्राइम्स: फिशिंग, ransomware, DDoS, identity theft, and cyberbullying. Good one. So in short, cybercrime is just traditional crime gone digital, but with massive scale and devastating real-world consequences. Right. So crime का मोटिव है प्रॉफिट या रिवेंज। लेकिन जब मोटिव डर फैलाना हो, टेरर, तो हम एंटर करते हैं साइबर टेररिज्म के डोमेन में। साइबर टेररिज्म, fear in the digital age. साइबर टेररिज्म का मतलब है जब साइबर स्पेस का इस्तेमाल टेरर, साइकोलॉजिकल डैमेज फैलाने या देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को थ्रेटन करने के लिए किया जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल शायद 2020 में मुंबई पावर ग्रिड पे हुआ साइबर अटैक है। क्लासिक एग्जाम्पल। उससे पूरे शहर में अंधेरा छा गया। हॉस्पिटल्स, लोकल ट्रेन्स, स्टॉक मार्केट सब रुक गया। दिस वाज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट पैनिक एंड chaos. So cyber terrorism isn't just about bombs, it's about creating fear using keyboards. Exactly. और टेरर ग्रुप्स अब साइबर स्पेस को इंक्रीजिंगली यूज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट्स लो रिस्क, एनोनिमस एंड हैज अ ग्लोबल रीच। उनके लिए क्या एडवांटेजेस है? टॉप 3 एडवांटेजेस। फर्स्ट, anonymity, जैसा हमने कहा, अपनी आइडेंटिटी हाइड करना आसान है। सेकंड, लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट, एक बॉम्ब बनाने से कहीं सस्ता है एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक लॉन्च करना। थर्ड, ग्लोबल रीच, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे रिक्रूटमेंट और रेडिकलाइजेशन कर सकते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज में क्या-क्या शामिल है? हैकिंग क्रिटिकल सिस्टम्स लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, न्यूक्लियर प्लांट्स और डैम्स, ये तो समझ आता है। हाँ, वो सबसे डेंजरस पार्ट है। लेकिन प्रोपागेंडा फैलाना भी उतना ही डेंजरस है। फेक न्यूज, डॉक्टर्ड वीडियोस, इनसे दंगे भड़क सकते हैं। जैसे 2013 के मुजफ्फरनगर रायट्स, जो फेक वीडियो से ट्रिगर हुए थे। एग्जैक्टली। या 2012 में नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का एक्सोडस हुआ था बैंगलोर से, वो भी डॉक्टर्ड MMS एंड SMS की वजह से। ये डिजिटल वेपन्स हैं। सो अगर कोई टेरर ग्रुप ऑनलाइन फंड रेजिंग कर रहा है, इज दैट आल्सो साइबर टेररिज्म? Yes, absolutely. Fundraising using anonymous channels like cryptocurrency is a major part of their cyber operations. बट व्हाट मेक्स इट सो डिफिकल्ट टू कैच दीस साइबर टेररिस्ट्स? Attribution. यही सबसे बड़ा चैलेंज है। ये पता लगाना कि अटैक किसने किया। अटैकर मल्टीपल कंट्रीज के सर्वर्स यूज कर सकता है, जिसे प्रॉक्सी हॉपिंग कहते हैं, ताकि डिजिटल फुटप्रिंट्स हाइड हो जाएं। एट्रीब्यूशन सही कहा। हाउ इज हैकिंग अ पावर ग्रिड डिफरेंट फ्रॉम अ फिजिकल टेरर अटैक इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट? फिजिकल इम्पैक्ट तो हो सकता है सिमिलर हो, chaos, but the psychological impact is huge. ये लोगों के मन में एक डीप सेंस ऑफ वनरेबिलिटी पैदा करता है कि कुछ भी सेफ नहीं है। आपका फोन, आपका बैंक, आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी, a single click can disrupt everything. The enemy is invisible. और लीगली IT एक्ट में इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन है? हाँ, Section 66F of the IT Act specifically defines and penalizes cyber terrorism with punishment up to life imprisonment. बट प्रैक्टिकली सेक्शन 66F ऑफ IT एक्ट कितना इफेक्टिव है एट्रीब्यूशन प्रॉब्लम के चलते? It's very difficult to enforce. Honestly, investigation बहुत complex होती है। International cooperation चाहिए होता है, जो हमेशा मिलता नहीं है। Law तो है, पर implementation is a huge challenge. ओके, लेट्स डू अ क्विक प्रैक्टिस क्यू। Rehearse this. Cyber terrorism uses cyberspace to attack critical infrastructure or for propaganda, recruitment, and fundraising. Good. In short, cyber terrorism weaponizes the internet to create fear and disrupt national security. It's a low-cost, high-impact threat. Exactly. तो अब हमने क्राइम फॉर प्रॉफिट देख लिया, टेरर फॉर फियर देख लिया, अब आता है तीसरा और सबसे डेंजरस थ्रेट, जब देश एक दूसरे के खिलाफ डिजिटल वेपन्स यूज करते हैं। Cyber warfare. द फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉर। इसे वॉरफेयर का 5th जनरेशन डोमेन माना जाता है, आफ्टर लैंड, सी, एयर एंड स्पेस. It involves state-sponsored attacks on another nation's critical information infrastructure. So cyber warfare is always between two countries. Is it always state-sponsored? Mostly yes. The defining feature is the involvement of a state actor, either directly through its military or intelligence agencies, or indirectly by sponsoring non-state hacker groups. इसका सबसे chilling example है the Stuxnet virus attack in 2012. Stuxnet is a fascinating case. It was a game changer.
Allegedly, US and Israel ने बनाया था to target Iranian nuclear facilities. और इसने physically centrifuges destroy कर दिए without firing a single bullet. Yes, and that's the scary part. It was code that caused physical destruction. It crossed the line from digital to physical. Stuxnet ने centrifuges को overspeed किया while showing normal readings on the control room screens. Pure deception. That's incredible. So land, sea, air, space. And now cyberspace, what makes this fifth domain so unique? कई चीजें. First, the lack of boundaries. Second, the speed of attack is at the speed of light. Third, and most important, is deniability. एक देश अटैक लॉन्च करके आसानी से डिनाई कर सकता है How does deniability make cyber warfare so dangerous? because it blurs the lines between war and peace. If a country fires a missile, it's a clear act of war. But a cyber attack, the attacking nation can say, it wasn't us, it was some patriotic hacker group. This ambiguity makes retaliation very difficult and can lead to a constant, low-level simmering conflict. और इसमें asymmetrical threat का concept भी आता है. Can you simplify it? Asymmetrical threat का मतलब है कि एक छोटा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टेट एक बहुत बड़े पावरफुल स्टेट को सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है आपको बड़ी आर्मी या नेवी की जरूरत नहीं है बस कुछ स्किल्ड हैकर्स और अ लैपटॉप एंड यू कैन चैलेंज अ सुपर पावर What are the main forms of cyber warfare? ब्रॉडली 3 फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन जैसे पावर ग्रिड्स और बैंकिंग सिस्टम्स पर हमला करना Second, cyber espionage मतलब sensitive government, military या research data चुराना. 2017 में कुडानकुलम न्यूक्लियर प्लांट पर D-Track malware अटैक जिसका origin नॉर्थ कोरिया माना जाता है is a good example of this. एंड थर्ड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर स्प्रेडिंग मिसइंफॉर्मेशन एंड डीप फेक्स टू डिमोटिवेट द एनिमी और क्रिएट पैनिक रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट्स में हम ये लाइव देख रहे हैं But how is propaganda warfare different from regular cyber terrorism? Propaganda. Good point. The motive and scale. Terrorist propaganda is for recruitment and spreading fear. Propaganda warfare is a state's strategic tool to achieve military or political goals against another state. It's more organized, targeted, and well-funded. भारत में G20 समिट के दौरान भी इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को डिफेस करने के अटेम्प्ट्स हुए थे. Yes, many such attempts were made. It's a constant battle. Okay, let's practice this. Practice saying the three forms of cyber warfare: infrastructure disruption, cyber espionage, and propaganda warfare. Perfect. In short, cyber warfare is nations using digital weapons to attack each other, making it the invisible frontline of modern conflict. So हमने a big picture of the threats देख लिया. Crime, terrorism, and warfare. अब सवाल ये है कि इंडिया साइबर फोर्ट्रेस हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा है हम इन खतरों से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं India Cyber Fortress, measures and challenges. India ने a multi-layered system बनाया है. It has institutions, laws, and awareness programs. फॉर एग्जाम्पल जब कोई फिशिंग वेबसाइट सामने आती है तो सर्ट इन यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम उसे ब्लॉक करने का काम करती है दिस इज अ रियल टाइम डिफेंस मैकेनिज्म Exactly. Certain is our national emergency response team. वो alerts और advisories issue करती हैं. We have so many agencies, NCIAC, CERTIN, I4C. Don't their roles overlap? Is it efficient? That's a key problem. Multiplicity of agencies leads to overlapping roles, turf wars, and a lack of clear accountability. NCIAC, National Critical Infrastructure Protection Center, protects critical infrastructure like power and banking. I4C, Indian Cybercrime Coordination Center, coordinates efforts against cybercrimes. और डिफेंस साइबर एजेंसी भी है Yes, to protect military establishments and develop offensive capabilities. So on paper, it looks robust, but in practice, coordination is a major challenge. तो ये तो हुई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स की बात लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स का क्या यहाँ भी challenges हैं. हमारी National Cyber Security Policy 2013 की है. That's ancient in cyber terms Why is the 2013 cyber security policy considered outdated? because it doesn't cover new age threats, AI, deepfakes, Internet of Things, IoT. इन सबका उस पॉलिसी में कोई मेंशन ही नहीं है. The threat landscape has completely changed since 2013. और IT Act 2000? The main law, but it also needs a major update. Last update 2008 में हुआ था. सोचिए, ransomware is not even defined in it. सीरियसली अगर IT Act में रैंसमवेयर डिफाइंड ही नहीं है तो पुलिस ऐसे केसेस को हैंडल कैसे करती है They have to use other sections like extortion, which don't capture the technical nuances of the crime. This makes prosecution difficult. We also have the Personal Data Protection Act 2023 Yes, but it's not fully implemented yet. So our legal framework is lagging behind the technology. और इन सबसे बड़ा चैलेंज जैसा आपने पहले मेंशन किया था ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज The biggest challenge by far. We need 1.5 million cybersecurity professionals by 2025, but we are nowhere close. 30-40% of cybersecurity jobs in India are vacant. इंडिया को 1.5 मिलियन प्रोफेशनल्स चाहिए बाय 2025 व्हाई इज दिस स्किल गैप सो ह्यूज Several reasons. Lack of relevant university courses is one. Cybersecurity is a dynamic field. Our curriculum is often outdated. Secondly, a lack of practical training infrastructure. And thirdly, brain drain. Our best talent often goes abroad for better opportunities. और एक और रिस्क आपने बताया था इंपोर्टेड हार्डवेयर पर डिपेंडेंस Yes, we depend heavily on imported telecom equipment, especially from certain countries, which can have hidden malware or backdoors. हाउ डज डिपेंडिंग ऑन इंपोर्टेड हार्डवेयर क्रिएट अ सिक्योरिटी रिस्क Access to a system. So the manufacturer or a state actor could potentially spy on our communications or even shut down our networks in a time of conflict. वाओ
So we have the agencies, but their roles overlap. We have laws, but they're outdated. And we have a massive talent shortage and hardware dependency. The fortress has many gaps. It does. We are also doing some things right, like national cyber drills like the SHIELD war games and awareness programs like Cyber Surakshit Bharat. International collaboration is also increasing. But the gaps are serious and need urgent attention. Okay, practice time. Try to remember the names of three key institutions: NCIIPC, CERT-IN, and the Defense Cyber Agency. In short, India is building its cyber defense with laws and agencies. But outdated policies and a massive talent shortage are major roadblocks. Perfectly summarized. तो अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आते हैं. The double-edged sword. Role of media and social media in national security. Media, a double-edged sword in national security. Media and social media can either be a force for good, promoting awareness and unity, or a source of chaos, spreading fear and division. इसका सबसे चिलिंग एग्जाम्पल 26/11 मुंबई अटैक्स के दौरान हुआ था. न्यूज चैनल्स की लाइव रिपोर्टिंग ने अनइंटेंशनली टेररिस्ट के हैंडलर्स को एनएसजी कमांडोज की पोजीशन बता दी थी, which jeopardized the mission. Exactly. That was a classic case of sensationalism and irresponsible reporting in the name of breaking news. It highlighted the conflict between freedom of the press and national security. But can media actually help security agencies? How? Yes, by mobilizing public assistance, they can broadcast pictures of suspects, ask citizens to report suspicious activities, and help in countering enemy propaganda by presenting the correct narrative. Post-Kargil War, Indian media played a huge role in shaping international opinion in our favor. So, traditional media has its own challenges. Sensationalization, social polarization, leaking sensitive details. Yes, and then came social media, which amplified everything, both good and bad. Social media का सबसे बड़ा challenge है the spread of fake news and hate speech. The sheer speed and scale of it. Muzaffarnagar riots, Northeast Exodus, these were fueled by fake content on platforms like WhatsApp and Facebook. What is the biggest challenge in regulating social media today? It's the freedom of speech versus regulation debate. Where do you draw the line? Plus, the sheer volume of data makes manual moderation impossible. And these platforms are global entities, often not under a country's direct jurisdiction. We also see radicalization and recruitment happening on social media. ISIS used Twitter very effectively. Yes. And another dangerous trend is doxing. What's doxing? Doxing is publishing someone's private information online, like their address or phone number, with malicious intent. Security personnel and their families have been targeted this way to intimidate them. And how is the Cambridge Analytica scandal an internal security threat? It's a huge threat. It showed that citizens' personal data can be used to create psychological profiles and manipulate their voting behavior. It's a direct attack on the democratic process, which is the foundation of our internal security. But social media can also be a force for good. Crisis response, for example. Absolutely. During floods or earthquakes, social media is used for coordinating rescue and relief operations. Citizens use it to crowdsource information, report suspicious activities. Maharashtra Police's social media labs use it for de-radicalization programs. So what's the way forward? What's the one key recommendation that could change how traditional media covers sensitive issues? We need an independent regulatory authority and, more importantly, professional training for defense and security reporting. Journalists need to understand the implications of what they're reporting. Clear ethical guidelines, like the BBC's, are needed. And for social media? Formulate a national social media policy, promote digital literacy aggressively from the school level, and ensure platforms have effective and timely grievance redressal mechanisms in India. Okay, let's rehearse this. Okay. Rehearse this. Media can both inform and inflame. Responsible reporting is crucial for national security. Very well put. In short, In the information age, media and social media are powerful tools that require immense responsibility to prevent them from becoming national security threats. all right, that was an intense exploration. So let's quickly recap our broad micro theme. Understanding cyber threats and media's role in national security. Here are the key takeaways. Yaad rakhna. First, cybersecurity is a multi-layered defense for our digital lives, protecting our devices, networks, and data. Second, the three big threats: cybercrime for profit revenge, cyber terrorism to create fear, and cyber warfare, state versus state, have very different motives and impacts. Third, India has a framework in place, but faces huge challenges like outdated laws, a massive skills gap, and low private sector participation. And finally, media and social media are classic double-edged swords. They can build the nation or break it. Now, it's time to test that knowledge. Here are 6 quick content probes. 1. Explain the difference between cyber warfare and cyber terrorism to a friend in 1 minute. 2. Name 3 Indian government agencies involved in cybersecurity. 3. Why was Section 66A of the IT Act considered problematic? 4. Give one positive and one negative example of traditional media's role in a national security event. 5. What is a DDoS attack? Use a non-technical analogy. And 6. Why is international cooperation so important for fighting cybercrime? And here's a simple challenge for everyone. This week, try to spot one piece of potential fake news on social media. Don't share it. Instead, just analyze it. Why does it feel fake? Who benefits from its spreading? That, my friend, is your first practical step towards real digital literacy. Cool, na? That's a great challenge. If this discussion helped you connect the dots and made you feel a little smarter about the digital world, then don't just sit there. Hit that subscribe button. Ring that notification bell and drop a comment below with your biggest aha moment from today's talk. Let's keep learning together. Until next time, stay curious and stay secure.